भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। We didn't lose the election. We resignation did our no, not that. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब देश के सामने हैं। जिस तरह से 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरे देश में एक संदेश साफ चला गया कि भगवा की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। पूरा देश भगवा रंग में रंगता जा रहा है। जिन राज्यों में कभी बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता था, वहां बीजेपी अपने पूर्ण दम पर सरकार, बहुमत की सरकार बना रही है। जहां बीजेपी हमेशा सबसे निचले पायदान पर रहती थी, वहां बीजेपी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब देश में वाम मोर्चा की राजनीति पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। लेफ्ट को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर लेफ्ट विंग की कोई सरकार हो, वामपंथ की कोई सरकार। देश राइट विंग के साथ में आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और बंगाल की जीत को भाजपा बड़े स्तर पर सेलिब्रेट भी कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता बंगाल की जीत से काफी उत्साहित भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ साथ अनुशासन में रहने का भी पाठ पढ़ाया है। चुनाव नतीजों के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उन्हें इस बात का भी संदेश दिया कि अनुशासन में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और रहना भी चाहिए। बंगाल की जनता ने बदला लेने के लिए यह बदलाव नहीं किया है। यह जनादेश बदला नहीं बल्कि बदलाव के लिए है। बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह वाम मोर्चे के किले को ध्वस्त किया था, ठीक उसी तरह से बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 1.5 दशक पुराने शासन को पलट दिया है। जनता ने एक तरह से ममता दीदी के राज को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन अब बंगाल में स्थिति ऐसी बन चुकी है जिसमें ममता बनर्जी संघर्ष की परिस्थितियों को जन्म दे रही हैं। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जनादेश आने के बाद भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव गलत तरीके से जीता है। जनता ने उन्हें हराया नहीं है, बल्कि बीजेपी की साजिश है, जिसकी वजह से आंकड़े इस तरह के दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए विशेष परिस्थितियों की व्यवस्था करनी होगी। बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी अगर अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देती हैं, तो संविधान के मुताबिक जो संभव होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। बंगाल के बाद अगर कोई जीत भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो वो है असम, जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। बंगाल और असम में बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसने भाजपा के विस्तार और ज्यादा गति के साथ में आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं। भाजपा ने दक्षिण भारत में भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने दम पर खाता खोला है। केरल में बीजेपी की 3 सीटें आई हैं। पुडुचेरी में भाजपा 4 सीटें जीतकर सबको चौंका रही है। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन एक समय में बंगाल में हुआ करता था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इससे हताश नहीं हुए और लगातार संघर्ष का क्रम जारी रहा। आज सफलता सबके सामने है। केरल की जनता ने लेफ्ट को पूरी तरीके से नकार दिया है। कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत से उम्मीद की किरण बरकरार है। तमिलनाडु में महज 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाने वाले एक्टर विजय थलापति अब तमिलनाडु की सियासत में सुपरस्टार है। फिलहाल आज जिस तरीके की इन 5 राज्यों में जीत मिली है, जिसको जीत मिली है, वहां की जनता ने जिस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपना फैसला दिया है, अब वो सबके सामने है। उसके क्या मायने हैं? जो पार्टियां जीती हैं उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? जो पार्टियां हार गई हैं उनकी चुनौती किस तरीके की है? जिस तरीके की जनता की अपेक्षाएं हैं वो किस स्तर की हैं और उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले
जो बात दिन भर में चलती चली गई, पहले वो सुनेंगे। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. असम में बहुत से समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हमने पिछले कई वर्षों में और अपने निर्वाचन के प्रचार के समय हमने उजागर किया, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं किया। गुवाहाटी में ही जो कृत्रिम आज बाढ़ आई है, आर्टिफिशियल फ्लड जो है, वो ही एक उदाहरण है। तो हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले समय पे लोगों की समस्याओं पर वो और महत्व दे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक इन नतीजों ने और मैसेज भी दिया है, बीजेपी के ही अंदर नहीं, देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में भी और देश की जनता के बीच में भी। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय से राजनीति करता है और राजनीति करते करते एक शिखर तो आता ही है, जब ये मान लिया जाता है कि हाँ भी अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गए और अब उनमें वो बात नहीं रही। जिस तरीके से ये बात लोगों के यानी पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से आई, उसका सबसे ज्यादा असर इस व्यक्ति पर हुआ। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इन चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक बात यह भी कही जा रही थी कि मोदी में जादू रहा है, मोदी का जादू है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। ये जो नतीजे आए हैं, इन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से स्थापित करने में मदद की है। यह भी बताया है कि नरेंद्र मोदी आज भी इस उम्र में भी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में विद्यमान हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स अपनी जगह, नेताओं को जिस तरीके से वहां पर इकट्ठा किया गया, नेताओं को इधर से लाया गया उधर से लाया गया, वो अपनी जगह पे, लेकिन चुनाव जिस व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा गया वो नरेंद्र मोदी ही थे। हमारे साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। नीरज तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अजय कुमार झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुधांशु साहा जी टीएमसी के नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, चूंकि बात पश्चिम बंगाल से ही हम शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे रहा है। आपने भी यानी ममता बनर्जी ने भी बतौर चीफ मिनिस्टर 15 साल वो सब कुछ किया होगा जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जरूरी रहा होगा, हम ये मान करके चलते हैं। लेकिन जनता है, जनता अपनी तरह से अपना निर्णय चुनाव के समय देती है। आपको उसने 3 बार जिताया,
चौथी बार में उसको कुछ लगा होगा, उसने आपका उतना साथ नहीं दिया। अभी आगे आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं या टीएमसी कैसे देख रही है? एक बयान ममता बनर्जी का जो अभी पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि बीजेपी ने करीब 100 सीटों पर हेराफेरी कर ली है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। नमस्कार, आप अनम्यूट कर दीजिए, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रुक जाइए सुधांशु जी, जरा आपकी आवाज अभी हम तक पहुंची नहीं है, आप माइक दोबारा ऑन कीजिए उसको। हम कोशिश करते हैं, हमारे साथी आपसे संपर्क करेंगे। सुधांशु जी, कुछ तकनीकी वजहों से शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अभी हम दोबारा आपके पास आएंगे। रत्ना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के ही ऊपर अगर हम फोकस कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल में जो वोट कटा है ममता बनर्जी का, उसमें बहुत सारा वोट ऐसा है जो बीजेपी की तरफ गया है, लेकिन कांग्रेस को भी वहां पर अब की बार वोट मिला है और ठीक ठाक तरीके से मिला है। तो ऐसे में आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के उभार को किस तरीके से देखती है? मतलब एक रिवाइवल होता है, और दूसरी बड़ी चीज यह है कि केरल में तो आपकी सरकार बन ही रही है। जी, मैं सबसे पहले आप लोग को नमस्कार के साथ ये कहना चाहती हूं कि बंगाल का चुनाव अगर निष्पक्ष हुआ होता तो नतीजे शायद और भी कुछ होते। कांग्रेस के फेवर की बात कर रही हूं। बंगाल में चुनाव को जिस तरीके से कैप्चर किया गया बीजेपी के द्वारा, पूरी ताकत लगाकर उसको करप्ट किया गया, वो अगर नहीं किया जाता, लेवल फील्ड पे होता, तो ये नतीजे और अच्छे होने चाहिए थे। ये लोकतंत्र के फेवर में नहीं है। ओवरऑल किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो चुनाव का बंगाल ने पैटर्न दिखाया है वो भारत के हित में नहीं है। इस तरीके से कैप्चरिंग की जाए, 27 लाख वोटर्स को आप कह दीजिए वो लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी है, और उसके बाद 3 महीने में 7 लाख वोटर ऐड कर दीजिए, सशस्त्र बल लगा दीजिए सड़कों पर। लोकतंत्र का चुनाव हो रहा था, राज्य में कोई झगड़ा या किसी बाहरी देश ने अटैक तो किया नहीं था, इतना डर क्यों था? तो सारी चीजें ये दिखाती हैं कि नतीजों को कैप्चर करके पहले से फिक्सिंग की जाती है। इलेक्शंस फेयर और नहीं हो रहे हैं भारत में, और ये बंगाल का इलेक्शन भी उसी कड़ी में एक और है। हरियाणा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और अब ये हम मुंबई के बाद बंगाल भी। तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस बीजेपी की रही हैं, दिन प्रतिदिन और मजबूत होती चली जा रही हैं कि हम पूरा हमेशा 2/3 इनको मिल जाता है। ये कैसे फिक्स कर लेते हैं उतना नंबर, जितना टोटल हो उसका 2/3 बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी। तो ये खुद ही दिखाता है कि कुछ ना कुछ करेक्ट है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेवर करता है बीजेपी को, किसी और पार्टी की। हम जो भी कुछ लेकर गए एसआईआर के अगेंस्ट, बंगाल में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, असम में हमारी सुनवाई नहीं हुई। घुसपैठियों को लेकर लड़ा गया था ये चुनाव, लेकिन घुसपैठिए कितने मिले और कहां गए, दोनों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो सिर्फ जुमलेबाजी करना, अलग अलग तरीके की बातें करना और भय दिखाना, गृह मंत्री जाके कहेंगे उल्टा करके सीधा करूंगा, ये बहुत अच्छी शालीनता की भाषा कही जाएगी। इससे पहले इलेक्शंस में मोदी जी कह ही चुके हैं कनपट्टी पे कट्टा। तो ये भाषा बहुत शालीन है जो बीजेपी चुनावों में ले आई है, और फिर कहते हैं कि दूसरे लोग आतंक फैलाते हैं। आतंक तो सबसे ज्यादा बीजेपी फैलाती है, जो हमारी पार्टी को वोट नहीं देगा। आज भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं सिर्फ हिंदुओं का फेवर करूंगा। किस तरीके का भारत बना रहे हैं? ये तो कहीं नहीं है ना। सबका विकास कहते थे मोदी जी, सबका साथ कहते थे, साथ तो किसी का नहीं रह गया। हिंदुत्व, वो भी ये हिंदुत्व नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। कल से रिजल्ट आने के बाद इन्हें सौम्यता दिखानी चाहिए। पॉलिटिकल जीत है, अगली बार हार भी हो सकती है, लेकिन इतनी उदंडता ये खुद दिखाती है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस से जीत प्राप्त की है और उसका अहंकार बोल रहा है। सड़कों पर हिंसा शुरू हो गई है। वो ममता जी के पास
पोलिंग बूथ के पास जाते हुए एक महिला को चिढ़ाया जा रहा है जय श्री राम कह के, वीडियो वायरल है, सभी लोग देख रहे हैं। ये नारी वंदन है मोदी जी के संस्कारी परिवार का। तो किस तरीके की राजनीति, भारत को कौन सी दिशा और दशा देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि ये जो इलेक्शन के नतीजे हैं ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने की ओर अंतिम कदम कहा जाएगा बीजेपी का, क्योंकि अब इसके आगे तो उन्होंने पैटर्न तय कर दिया है, हर जगह वो 2/3 से जीतते चले जाएंगे। ठीक और है, किसी के लिए कुछ नहीं। मैं एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूंगा इस जगह पे, पिछले 49 साल में लगभग 35 साल लेफ्ट का शासन रहा है और 15 साल टीएमसी का शासन रहा है। मेरे ख्याल से आपने भी बहुत सारे चुनावों को करीब से देखा होगा। इस चुनाव में और इससे ठीक पहले के जो भी चुनाव हुए हैं उनमें कोई एक फर्क या एक खबर आप ऐसी कर सकती हैं जिसको शायद हम लोगों को इस बार उस जगह पे कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है? अगर आप हाँ, हिंसा कम हुई है, लेकिन वो उपलब्धि सशस्त्र बल सड़क पे टैंक और फोर्स उतार के ली गई है, इस बात पर मुझे आपत्ति है। ठीक है, हिंसा रोकना तो हमारी पुलिस बल का काम था ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल कंडक्ट लगते ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है स्टेट, उसके लिए टैंक और ये सारे सशस्त्र बल उतारने की जरूरत पड़ी, ये शर्म की बात है। चलिए ठीक ये है, लोकतंत्र के लिए अच्छी सूचना नहीं। ठीक है, धीरे धीरे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो बात आपने कही है वो मैंने नोट कर ली है। हम इस बिंदु पर जरूर आएंगे कि आखिर सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कभी पहले भी किसी जगह पर हिंदुस्तान में इस तरीके का हुआ था, कोई ऐसी स्थिति बनी थी। और ये मैं साथ में जोड़ रहा हूं कि चुनाव आयोग में, जो चुनाव आयोग शेर की तरह दिखता है, उस शेर को जो दांत देने का काम किया वो कांग्रेस की रिजीम में हुआ है, वो कांग्रेस की रिजीम में हुआ है। और पहली बार चुनाव आयोग भी हिंदुस्तान में कोई चीज है, कोई संवैधानिक संस्था है, इसका एहसास आम आदमी को कांग्रेस की ही सरकार में हुआ है। यह कांग्रेस के क्रेडिट खाते में जाएगा। इस जगह पे अभी इस जगह से आगे बढ़ते हैं। सुधांशु जी, मेरी आवाज अब आपको मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, शायद अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति बनी है अशोक पांडे जी पांचों राज्यों में, इसका मैसेज आप किस तरीके से इलैबोरेट करेंगे? आता हूं मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, जरा एक राउंड हो आऊं, एक चक्कर लगा लेता हूं। सवाल मुझसे है क्या? हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पांचों राज्यों को आप जो नतीजे आए हैं उसको किस तरीके से इलैबोरेट करेंगे, ये कैसे आप लोग देख रहे हैं इन नतीजों को? देखिए, मेरा तो अनुभव यही रहा है कि जब भी कोई चुनाव होता रहा है, चुनाव में जो विनिंग पार्टी होती है और जो रनर होते हैं, तो रनर सब का आरोप हमेशा यही रहता है कि या तो गफलत की गई, ईवीएम बदल दिए गए, ईवीएम हैक कर दिए गए, वो तमाम चीजें होती हैं। इस बार भी वही बातें दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये बड़ा कहने में बहुत दिक्कत हो रही है कि अभी जो मोहतरमा जो बोल रही थी, उन्होंने कम से कम उनको ये कहना चाहिए जरूर कि चुनाव आयोग ने बहुत कुछ किया, हथियार बंद लोगों को लेके आया, गाड़ियां लेके आई, जवानों को तैयार कर दिया, बहुत शर्म की बात है ये। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस बंगाल में पंचायत चुनाव होता है तो 50-50 लोगों की हत्या हो जाती है पंचायती चुनाव में, और यहाँ 293 सीटों पर मतदान हुआ और कहीं कोई खून खराब, किसी की हत्या नहीं हुई। इस बात के लिए कम से कम उनको चुनाव आयोग का शुक्रगुजार होना चाहिए था। ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, मैं पहले चुनाव आयोग वाली बात कर लूं। मुझे याद है तब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और राजीव गांधी उस जमाने में हुआ करते थे कांग्रेस में। तो कहा जाता था, when BJP goes to nation, Mr. गांधी goes to Mr. सेशन। उस वक्त TN सेशन हुआ करते थे चुनाव आयोग। तो ये तमाम जो चीजें आई हैं, वो एक पैराफर्नेलिया जो बना वो सेशन के जमाने से ही बना। और कम से कम आज ये कहा जा सकता है कि हाँ, उस सेशन ने जो राह दिखाई थी, उस राह को एक मुकम्मल जगह पे लाके खड़ा कर दिया ज्ञानेश कुमार ने। अब यह है कि ममता बनर्जी को शिकायत हुई है, अच्छा, लेकिन तमिलनाडु से इस तरह की बातें नहीं आ रही हैं। शिकायत सिर्फ बंगाल से ही आ रही है। उधर देख रहे हैं वो असम से भी उस तरह की कोई शिकायत नहीं है। मतलब चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत बंगाल से आ रही है।
बंगाल में तो ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं, आई नॉट गोइंग टू रिजाइन, वो रिजाइन भी नहीं कर रही हैं, तमाम चीजें अभी चल रही हैं यहाँ, और भी अभी खींचतान चलेगी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिन चीजों को हम एक्सेप्ट, जिन्हें हमें सहज तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत परमानेंट चीज नहीं है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। अगर जनता को कोई सरकार, किसी सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है, सरकार बदल जा सकती है। लेकिन इन चीजों को लेके इस तरह का क्रिएट करना, इस तरह का ड्रामा क्रिएट करना, ये अच्छी बात नहीं। अब आपने कहा 5 राज्यों में मुझे जहां तक लगता है विनिंग पार्टी जो भी है उसके पास एक ही मात्र अभी सबके साथ, मुझे लगता है हर राज्य में समस्या बस एक ही है कि हाउ टू कोप फ्रॉम प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्योंकि कुल मिला के किसी भी राज्य की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है आज, मैंने सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसे राज्य को चलाया जाए, आगे कैसे विकास की राह देखी जाए, कैसे नए नए इन्वेस्टमेंट्स आए ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उस दिशा में हर राज्य को काम करना होगा। और 5 राज्यों की आपने जो बात की है, 5 राज्यों में जो नई सरकार बन रही है, हर सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए, नए नए निवेश के रास्ते तलाशे जाए। ठीक है, यानी 2 चीजें महत्वपूर्ण आपने रखी हैं, डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर। ये हर सरकार के सामने चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारे विषयों के बावजूद जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चुनाव बीत चुका, नतीजे आ गए, एक्सपेक्टेशन अब जनता केवल लॉ एंड ऑर्डर पे देख रही है, परखेगी, और साथ साथ अपने लिए क्या हो रहा है सरकार में, किस तरह से रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है या विकसित हो रहा है उनका प्रदेश, उनका इलाका, इस पर नजर आएगी। नीरज जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। 2 चीजें यहां पर बड़ी निकल करके आई हैं। जैसा कांग्रेस की तरफ से आरोप यह लगाया गया है कि करप्ट तरीके से आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता है। ममता बनर्जी की जो ग्रेवेंसेस हैं वो तो पब्लिक डोमेन में हैं ही। एक चीज यहां पर जरूर कही जा रही है कि जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई थी, उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी को जिताने में, ऐसा कहा जा रहा है। जो राहुल गांधी, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि चुनाव भी चोरी हो गया और वोट भी चोरी हो गया। अभी बीजेपी इस नैरेटिव को कैसे तोड़ेगी? आप क्या इसके ऊपर दलील रखेंगे? देखिए, अगर किसी भी तरह से जो देश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सरकार सबकी रहती है, आरोप लगाना इनका दायित्व है, आरोप लगाएंगे विपक्ष में है। तो आप बताइए कि अगर चुनाव आयोग हमारे को मदद करती तो हम तमिलनाडु में भी सरकार बना लेते, हम केरल में भी सरकार बना लेते। तो ये चुनाव आयोग केरल के लिए सही है, तमिलनाडु के लिए सही है, हिमाचल के लिए सही है, झारखंड के लिए सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पिछले 60 साल से वहां कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और जब हमारी खुशी की बात आई तो हम पर ये कलंक का टीका लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मदद कर दिया, पुलिस प्रशासन ने मदद कर दिया। पिछली बार भी हम लोगों ने जी जान लगा दिया था, लेकिन जब इनकी सरकार बनी ममता दीदी का, तो हम लोगों ने कोई आक्षेप या किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। जनता जानती है कि किसके साथ जाना है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाह रहे हैं कि यह भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, पदाधिकारी काम करता है, और जनता उसकी साथ देती है। अब बताइए कि वही चुनाव आयोग, मैं जानना चाहता हूं आपसे, वही चुनाव आयोग केरल के लिए ठीक है, वही चुनाव आयोग तमिलनाडु के लिए ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए खराब हो गया, असम के लिए खराब हो गया। देखिए, इन लोगों को कभी भी देश की स्वतंत्र एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा है। स्वतंत्र एजेंसी अगर स्वतंत्र रूप से जेन्युइन काम कर रही है तो गलत हो गई। अगर पार्शियलिटी करे, अगर मान लीजिए कि जो सच्चाई है उसको बताए कि यहाँ जो वोटर है वो गलत है, वोटर जो है वो बाहरी है, बांग्लादेशी हैं, तो उसमें वो गलत हो गए। ये लोग वैसे व्यक्ति हैं, वैसी पार्टियां जो लोग देश की स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कांग्रेस हो या टीएमसी हो। देखिए, ममता दीदी बहुत मंझी हुई लीडर है वहां की, लेकिन उनके लिए ये शोभा नहीं देता है कि जिस तरह से वो बोल रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये तो देखिए, ये भाषा एक
अच्छे राजनेता का नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं से मिसगाइड किया जा रहा है और वहां पर आक्रोश फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता का मैंडेट ही सब कुछ होता है। जिसके साथ जनता गई उसके साथ सरकार आती है। आप अभी उदाहरण देखिए ना तमिलनाडु का, 2 साल पुराना पार्टी और उसके साथ जनता चली गई, उसमें कौन चुनाव आयोग का हाथ हो गया, बताइए ना। ये गलत है कि नहीं है? इसलिए हमारी जो बंगाल में सरकार बनी है, आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद बनी है, जहां तक मुझे नॉलेज है। और इस खुशी में डेंट मारने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान रहा है। वहां पर हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, नेता मारे गए हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग संघर्ष करते रहे। देखिए, सरकार बनना बिगड़ना अलग बात है, लेकिन अपने आइडियोलॉजी पर, सिद्धांत पर जब तक जो लोग जहां हैं उनको उस पर कायम रहना चाहिए। और मेरा मानना है यह पूरी तरह से जनता का मैंडेट है और पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और पूरी तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो रणनीति है, और वहां हजारों लाखों जो पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और वहां पर जो 4 महीना 6 महीना से डोर टू डोर लोगों के पास जाना, लोगों से आग्रह करना, लोगों से निवेदन करना। और ये आज ऐसा नहीं है कि 3 महीना में हम लोग सरकार बनाए हैं। हम लोग पिछले 60 साल से वहां जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगे रहे हैं, और उसका नतीजा आज 4 तारीख को निकल के आया। चलिए, जनता में इनके प्रति आक्रोश था, जनता में इनके प्रति आक्रोश था। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था। मुझे याद है पिछली बार जब चुनाव हुआ था, मैं बंगाल में था, डर के ऐसा इन लोगों ने आतंक मचाया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को अगर झंडा देखते थे ये लोग तो मारने, पुलिस भी उसी तरह से कर रही थी। अब बता रहे हैं कि वहां फोर्स भेजा गया। जहां भी चुनाव होता है देश में, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, अगर वहां 25-50 सीट से ज्यादा है उस राज्य में, तो हर जगह सेंट्रल फोर्सेज जाती है। इसमें कौन बड़ी बात हो गई? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंट्रल फोर्सेज वहां भेजा गया है। और पहली बार बंगाल में ऐसा हुआ है, पहली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है और इतनी ज्यादा पोलिंग हुई है, क्योंकि लोग भय मुक्त होके पोलिंग बूथ पर गए हैं और अपनी मन की जो, हाँ, नहीं तो आपसे बैलेट छीन लिया जाता था, आपका ईवीएम लेके दबा दिया जाता था, आपको निकलने नहीं दिया जाता था। तो ये भयमुक्त जो वोटिंग हुई है, इसके लिए वहां की जनता को भी और चुनाव आयोग को भी और जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज है और बंगाल पुलिस को भी मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी पोलिंग हुई। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल ही नहीं, हम जहां भी जीते हैं, चाहे हमारा वोट केरल में जितना आया हो, तमिलनाडु में जितना आया हो, वो सब हमारे नेतृत्व पर विश्वास है और उन्हें विश्वास है कि हमारी देश जो है, यह देश ठीक है। नीरज जी, आपने विकसित राष्ट्र बनेगा। अपनी बात रखी है। और जहां तक आपने पश्चिम बंगाल में 60 साल का जिक्र किया है, तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। वहां से इस्तीफा देकर के उन्होंने 1952 में जनसंघ की स्थापना की थी। एक समय पे कांग्रेस में ही सब कुछ था। धीरे धीरे वहां से चीजें अलग होना शुरू हुई वैचारिक रूप से, और वही वैचारिक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विचार था नेहरू से मेल नहीं खाया। वहां से जनसंघ और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनती है और आज उसका ये वृहद रूप यहां पर देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से सुधांशु जी मेरे साथ में आ गए। रत्ना जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु जी के पास अभी जा नहीं पाया मैं, ये कुछ तकनीकी वजह है, अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोशिश ही कर सकते हैं। सुधांशु जी, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आगे की जो मतलब वर्तमान जो स्थिति है उसको किस तरह से देख रही है टीएमसी और आगे के लिए क्या सोच रही है? वर्तमान में तो आपने देखा कि दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा और बहुत जेन्युइनली अपना जेन्युइन पक्ष रखा है। चूंकि काउंटिंग के दौरान जो अंदर चल रहा था वो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमें बताया, आंखों देखी जो अपना बताया, और पूरे काउंटिंग को किस तरीके से मोड़ा गया, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारी बात सही है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में काउंटिंग का पूरा प्रारूप को आप देखिए कि काउंटिंग किस क्षेत्र से शुरू हुई थी और इस बार की काउंटिंग प्रक्रिया किस क्षेत्र से शुरू हुई। काउंटिंग में देखिए, बंगाल का धरती में एक आपको पता होगा हुगली नदी है,
कोलकाता में शहर के बीचों बीच बहती है, तो सुबह का पानी इधर से आता है और शाम में पानी उधर से जाता है। हवा कब बदलता है पता नहीं चलता है। चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरफ में तृणमूल का वोट कम था, इन लोगों ने क्या साजिश रची कि उस तरफ से वोट की गिनती शुरू की गई और पहले ही दूसरे तीसरे चौथे राउंड में इतना पीछे पार्टी को दिखा दिया गया कि चूंकि इनके बड़े शीर्ष नेता, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, उल्टा करके सीधा वाला बात जब बोल दिए तो मनोबल तो कार्यकर्ताओं का ऐसे बढ़ा हुआ था, तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। हम बूथ वाइज आपको बता सकते हैं, सेंटर वाइज बता सकते हैं कि किस किस सेंटर में किस किस बूथ में मारपीट शुरू हुई। मारपीट शुरू होने के पश्चात वहां पे कार्यकर्ता वहां से निकल गए। कार्यकर्ताओं के निकलने के बाद गिनती कैसे हुई, कौन किया, क्या किया, राज्य का कोई अधिकारी उसमें था नहीं। सबसे पहली बात की गिनती निष्पक्ष नहीं हुई। अगर आप बोलते हैं कि वोट सही तरीका से हुआ, तो वोट पर भी हमें बहुत सारा डाउट है। डाउट इसलिए है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग घर में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपको किसको वोट देना है। केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग जहां हमारे मैक्सिमम वोटर्स हैं उनको बाधित कर रहे हैं। 93 लाख वोटर्स को काट दिया गया, बहुत लोग वोट देने से वंचित हो गए। कई कारण हैं और इन कारणों से पार्टी पिछड़ गई। ये असल में तृणमूल की हार नहीं है, जनता की हार नहीं है। ये हार जो है और ये जीत जो है पूर्णतः जो है आपको ज्ञानेश कुमार की जीत है। ये पार्टी की जीत आप नहीं बोल सकते हैं, ये ज्ञानेश कुमार जीते, पार्टी नहीं जीती है। मैं जितनी चीजें अपने पत्रकारीय करियर में जान पाया हूं सुधांशु जी, चाहे वो लेफ्ट का रिजीम रहा हो चाहे ये टीएमसी का रहा हो, इसमें आप समझिए कि जो आपका जो बातें आपने कही हैं उसका भी एक पैटर्न है। वो धीरे धीरे ही लोगों को समझ में आता है, लेकिन अभी वो समझ में आ चुका है, पब्लिक को समझ में आया है। हमारे जैसे पत्रकार हैं, उसके अलावा चुनाव आयोग, एजेंसीज, प्रशासनिक अमला, इनको ये चीज समझ में आई कि मोटे तौर पर समझते होंगे ना सर, पैटर्न नहीं आप लोग समझेंगे, ऐसी बात हाँ, नहीं है ना। जो हम समझे वो पहले आप समझिए। 4 जगहों पर आपकी प्लेसमेंट होती थी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, मतलब टीएमसी का एक आदमी, मतलब एक आदमी 4 जगहों पर मिनिमम खड़ा होगा। कहां पे? एक तो ये कि जब वोटिंग होने वाली है उससे पहले ही कि किसको निकलना है किसको नहीं निकलना, एक वो माहौल हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता था, एक माहौल तय कर दिया जाता था, लोग वोट डालने ही नहीं जाते थे। दूसरा आदमी कहां खड़ा होता था? जो जिस जगह पर जिस तरीके से जब वोट पड़ रहा होता था तो बूथ से 100-200 मीटर पहले टीएमसी के लोग, उनके कार्यकर्ता रहते थे और किसको आगे बढ़ना है वहां से किसको नहीं बढ़ना है वो सेकंड बैरियर होता था। तीसरा बैरियर, अंदर आपका जो बूथ एजेंट बैठा हुआ है वो कह देता था कि वोट पड़ गया नहीं पड़ा, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। और चौथा, जब काउंटिंग होती थी, जिस राज्य सरकार के आदमी की आप बात कर रहे हैं वही आपका टीएमसी का एजेंट होता था उस जगह पे कि काउंटिंग में अगर कुछ 19-20 हो रहा है तो कैसे। तो इन सारी चीजों, अगर हम पत्रकार इस बात को जान रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को नहीं पता होगा? उसने हर उस चीज को काट दिया जो आप 15 साल की रणनीति में लेकर के आए। और ये आपकी नहीं, 35 साल की लेफ्ट की भी रणनीति यही थी। अगर राज्य का पदाधिकारी अगर तृणमूल का एजेंट हो सकता है तो केंद्र का पदाधिकारी बीजेपी का एजेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी। आप हम पे इसलिए दोष दे रहे हैं कि राज्य में सरकार हमारी है, हम केंद्र में सरकार, मैं तो ये दोषी नहीं दे रहा हूं, ये बात आपने निकाली कि वहां केंद्र का आदमी था, राज्य का आदमी नहीं था। आपने पैटर्न को बताया, जो पैटर्न है, नहीं पैटर्न आपने ही डेवलप किया। आपने कहा कि केंद्र का आदमी वहां पर था। मतलब 77 सीटें बीजेपी को आई थी, हाँ ठीक है, वो कैसे आ गई फिर? अब ये तो आप ही बताएं, 77 सीटें कैसे आ गई? अभी 3 से 77, 3 सीट से 77 सीट बीजेपी को कैसे हुआ? अगर ये पैटर्न है तो यही मैं कह रहा हूं आपसे, या तो 2021 का नतीजा भी गड़बड़ था, मतलब 77 इनकी आनी नहीं चाहिए थी, और या फिर नहीं, हम बताते हैं, हाँ, उसको भी हम बता देते हैं आपको, अब बता देते हैं, क्योंकि हमारा एक एजेंसी है जो हमारे लिए चुनाव का काम करता है। हाँ, तो उसका नाम है आईपैच, ठीक है। हाँ, उसने एक लिस्ट जारी किया जिसमें 70 लगभग सीट ऐसे थी जिसके विधायक, जनप्रतिनिधि अधिकतर भ्रष्टाचार के में लिप्त थे। उनको दीदी ने
पद पर रहने वाले विधायकों को भी टिकट काट दिया। ठीक। टिकट जब 70 लोगों का कटा तो उसमें अधिकतर लोग बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, आप जिनका आप गुणगान आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को पैसा के साथ में शारदा चिटफंड के कांड पे देखा गया है। आखिर वो भी तो हमारी पार्टी, तो हमारी झोली से जो इनके 77 सीट बढ़े, इनके अपने ना वोटर थे, ना अपने कार्यकर्ता थे, और ना ही अपने पदाधिकारी था। हमारे ही लोग, हमारे ही पार्टी के विधायक जाकर के इनकी सीट को बढ़ाए। और इस बार तो पूरी पैटर्न जो है आपको लड़ा गया केंद्र के इशारे पे, जैसे उन लोग बोले वैसे नचाया गया। आप देखिए, ठीक है, आप स्टूडियो में बैठ के हमसे ज्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं चीजों को, हमसे ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। हमारी समझ आप नेता हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप करते हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। सर हम जमीनी कार्यकर्ता, और जमीन का आपको बूथ वाइज बोलेंगे ना, विधानसभा वाइज, तो इस चुनाव का हम बता सकते हैं। ठीक है, और कैसे लोग 1398 वोट से हार जाते हैं, कैसे लोग 600 वोट से हार जाते हैं, तो ये सब हम लोग देखा है इस बार भी। अगर पिछले बार आप लोगों ने गौर किया है, इस बार हम लोगों ने भी देखा है वो दौर से। ठीक है, हमारे भाई जी को मौका दिया जाए, बहुत बोलना चाह रहे हैं नीरज जी। आप, अरे वाह क्या बात है, यही होना चाहिए राजनीति में। देखिए टीएमसी आपकी बात सुनना चाहती है, बताइए। देखिए, जिस तरह से इन्होंने स्वीकार किया और ये बोल रहे हैं कि 77 इनको सीट कैसे आया, तो आज इनको अगर 80 सीट आया है या 81 सीट आया है, एक मिनट आप सुन लीजिए, तो क्या वो सीट जेन्युइन नहीं है? जनता की मैंडेट को आप खुद इस चीज को बता रहे हैं, तो क्या ममता दीदी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी संवैधानिक व्यवस्था को, स्वतंत्र एजेंसियों को और खुद का भी जिस तरह से वो अपमानित करवा रहे हैं लोकतंत्र को, आप ही बोल रहे हैं कि हमारा 77 आया, तो इस बार आपका तो 80 आया है शायद, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो आप लोकतंत्र में जनता के मैंडेट को क्यों नहीं ममता दीदी मान रही है? आखिर वो कहां से गाइड हो रही है? आखिर वो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि जो मैंडेट है, हमने 3 टर्म काम किया, अगर किसी को मैंडेट मिली है तो उसे काम करने देना चाहिए। आप बोल रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे भैया, वोट चोरी होता तो हम केरला में भी होते, हम तमिलनाडु में भी होते, केरला में अपना चुनाव लड़ाई नहीं में भी होते। सुनिए, केरला में आपका चुनाव लड़ाई नहीं, हमारा हमारा 3 सीटें हैं उनकी। भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास देश के यशस्वी बंगाल में लड़े, उतना प्रचार के केरला में लड़ते देखते। नहीं, आप एक बार आप बताइए, मैं आप ही के वक्तव्य को मान रहा हूँ, आप ही के वक्तव्य को साहू जी मान रहा हूँ, आप ही ने ये बोला है, तो आखिर आज भी तो आपने भी तो सीटें जीती हैं, वो भी जनता ही वोट दिया है आपको। अगर हमें ज्यादा सीट मिल गया तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कई बार परत दर परत आपको स्पष्ट करें, हम परत दर परत आपको स्पष्ट करें। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, अब देश के आप ही बताइए ना, ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, वोट लूटने की बात। चलिए ठीक है, नीरज जी, सुधांशु जी, आप दोनों लोग हमारे साथ में बने रहिए, हम इस वरना चर्चा फंस जाएगी, एक जगह पे आकर के हम ठहर रहे हैं। अजय जी के पास में चलूंगा। अजय जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो दलीलें तो अपनी तरह से आएंगी ही आएंगी, जो हारा है उसकी अपनी दलील है, जो जीता है वो अपनी चीज को लेकर के आगे बढ़ेगा, लेकिन हकीकत क्या है इस पूरे चुनाव में, खासतौर से पश्चिम बंगाल को आप किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है ना, ममता जी सही बोली है, वो हार ही नहीं, उनको हराया गया है। उनको हराया है कौन? उनका जो कट मनी का एक जो सिंडिकेट था ना, उसने हराया है उनको। हराया वो मतलब अधिकारी जो एक वर्ग को एक आंख से देखते थे, दूसरे वर्ग को दूसरे आंख से देखते थे। आपको पता है, पहली बार ऐसा हुआ है मतलब पिछले 40 वर्षों में, जब लोग खुल के वोट किए हो इस तरह से। 2011 में इस तरह का परिणाम नहीं आया था। आप देखेंगे 2011 में जरूर आया था, और 2011 में भी ये भूल जाते, सेंट्रल एजेंसी कहते हैं तृणमूल, वो कांग्रेस के सपोर्ट से ही लोग आए थे, उस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस में आए थे, यानी उनको भी उस समय सेंट्रल ने सपोर्ट किया था। और पहली बार ऐसा हुआ जितना मेरी जानकारी में है, अगर आप लेफ्ट के हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़े। सुन लीजिए, सुनने का आदत रखिए, जरूरी है, सुनेंगे तो फिर तब। नहीं, ऐसे नहीं, एक सेकंड। सुधांशु जी बहुत पेशेंस से चलने वाले आदमी हैं, टीएमसी के, बहुत अच्छी उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया है और बहुत शालीन तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मैं आऊंगा सुधांशु जी, पूरा जवाब लूंगा। अजय जी, आप अपनी बात रख दें जल्दी से।
2011 में जब कांग्रेस के साथ ही आए थे तो इनको कोई इको सिस्टम ने सपोर्ट किया था। उस वक्त ना आपके पास कार्यकर्ता था ना। आज आप बात करें ना कि बीजेपी के पास कुछ नहीं था, कैसे आगे हमारे नेता ही आए। तो भाई साहब आपके पास भी जब लेफ्ट में भी जो लगाए थे तृणमूल में, वो लेफ्ट से ही आए थे। ऐसा तो नहीं कि दूसरे प्रदेश से या जैसे भी खुद ही जन्म ले लिए थे। तो ये हमेशा राजनीति में होता है। और सच ये है कि इस बार लोगों ने खुल के वोट किया, भय मुक्त। चुनाव आयोग को भले आप लोग बहुत कुछ कह लीजिए कि चुनाव आयोग को एक अच्छा क्रेडिट देना चाहिए कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से हर वोटर, हमें जा रहा था जगह जगह। अब विश्वास करेंगे, ये जय श्री राम को 2011 में गाली कौन बनाया था, किस दल ने बनाया था? इस वक्त मैं जब निकल रहा हूँ, जो तृणमूल वाले भी थे वो जय श्री राम कह रहे, मतलब समझ लीजिए उनके मन में कोप था, जो तृणमूल में रहते नहीं कर पा रहे थे। और वोट करने में और 41% लोगों ने आपको वोट दिया है। दीदी ममता बनर्जी जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देगी, उनको जबरदस्ती हराया गया है। यानी जो 41% लोगों ने वोट दिया, वो उनके वोट का अपमान कर रही है। जीत हार लगी रहती है। अगर अभी लगता है कि आपको इलेक्शन काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, 45 दिन का समय है ना, अपनी फिर चेक करवाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको विश्वास होना चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं ना कि 30 लाख लोगों का जो नाम कटा है, वो इनके वजह से ही हुआ है। जो लोग वोट नहीं दे पाए ना, यही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये हुआ है। ठीक है, कैसे इलेक्शन कमीशन के लोग कहेंगे? अजय जी आपने अपनी बात रखी। अब मैं वापस रत्ना जी के पास जाता हूं। रत्ना जी, मेरे जो बात मैं कहना चाहता था, हालांकि उसकी ओर अशोक पांडे जी ने इशारा किया, मैं सिर्फ उसमें उतना जोड़ूंगा। शेषन साहब ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग को ये आम जनता के लिए बताने के लिए उनका एफर्ट काफी था कि चुनाव आयोग नाम की भी कोई चीज है हमारे देश में। बड़ी चीज ये है कि 15 साल का लालू का जो शासन था बिहार में, जब नीतीश कुमार आए हैं, चुनाव आयोग ने इससे कहीं ज्यादा एफर्ट किए थे बिहार में, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति से बिहार निकल रहा था और उस समय यूपीए की सरकार थी सेंटर में। तो आप उस दौर को भी मत भूलिए जो कांग्रेस ने देश के लिए किया है। हम पत्रकार, मैं तो कम से कम उस चीज का क्रेडिट आपको दूंगा, लेकिन यह भी बात सही है कि वो जमाना बढ़ते बढ़ते, आप देखिए खून की एक बूंद अगर इस चुनाव में नहीं गिरी है, आपने खुद कहा कि हिंसा कम हुई है, नहीं हुई है, ये बड़ी चीज है। 49 साल से, अरे आप यकीन नहीं मानेंगे रत्ना जी, किसी का हाथ उड़ा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल में देखा है, और केवल ममता के शासन में नहीं, हम लेफ्ट से कवर करते आ रहे हैं। ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के उन लोगों से पूछिए तो आज अगर खून की एक बूंद नहीं गिरी तो इसको हम क्यों ना कहें। ये कहां जाएगा? अगर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये हिस्सा हम कहां ले जाएं देश में? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि शेषन जी को गणेश कुमार जी से जोड़ना बिल्कुल गलत है, शेषन जी का अपमान है। निसंदेह वो एक ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने लोगों को बताया कि चुनाव आयोग होता है और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त एक पद है जिसकी ताकत है, जिन्होंने रिजल्ट रोक लिया था कि मैं पार्टी का, किसी दल का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का हूं। यह भी आपको उनका स्टेटमेंट याद होगा। और गणेश कुमार जी क्या कर रहे हैं? SIR है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आई एग्री विद इट, लेकिन सारे स्टेट्स में कहीं पर भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं आई। नीरज तिवारी जी ने कहा कि बंगाल अलग कैसे है, मैं बताती हूं कैसे अलग है। सिर्फ बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का एक कॉलम बनाया गया, ठीक। सिर्फ बंगाल वो प्रदेश है जहां पर चुनाव के जस्ट पहले 1 महीने में 500 ट्रांसफर्स किए गए। सिर्फ बंगाल वो प्रदेश है जहां पर BLO के नीचे माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया और उस माइक्रो ऑब्जर्वर ने ही ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कॉलम क्रिएट किया, जिसके तहत ट्राइब्यूनल में पेंडिंग 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित कर दिया गया। गणेश कुमार की आंख के सामने भारत के लोकतंत्र में भारत के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया। शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने पद और गरिमा के प्रति इस तरीके का विश्वासघात करने के लिए। उन्हें कतई शेषन जी के बगल में खड़े होने का ना तो अधिकार है, ना अपने नाम के आगे चुनाव आयुक्त लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया का ही उन्होंने उल्लंघन कर दिया। मैं कुछ अपनी तरफ से अभी तक नहीं बोली हूं, नहीं, ठीक ना है। मैं एक भारत के नागरिक की तरीके से बोल रही हूं। ये क्यों नहीं प्रिवेल हो पाया, बताइए क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है नीरज जी, बंगाल में आपको भी जादू चलाने की जरूरत क्या पड़ गई? 40 डिग्री के टेम्परेचर में शॉल ओढ़ना क्यों पड़ गया? किसको बेवकूफ बना रहा है? भारत को एक ऐसे तिराहे पर खड़ा कर दिया है आज लोकतंत्र के, या तो सामने सिर्फ एक दल का भारत बनेगा चीन की तरीके का, जिसमें हिंदुत्व में कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई धार्मिक एजेंडे पे सरकार चलेगी, या फिर बाकी सारे लोगों के पास
और जनता के पास भी अपने लोकतंत्र, अपने मताधिकार को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का रास्ता बचेगा। ठीक है, क्यों इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? इसका जवाब ये लेते हैं। भाई अजय कुमार जी ने कहा इसका कुछ नहीं है, बहुत हिंसा इससे पहले कभी नहीं थी। तो हिंसा ही रोकना चुनाव आयुक्त का काम नहीं है भाई साहब। ठीक है, हम इसका जवाब लेते हैं। नीरज जी, कैपेसिटी ठीक है, एंड बिहेव लाइक दैट। ठीक ठीक। नीरज जी, रत्ना जी ने जो सवाल उठाए उसका क्या जवाब है आपके पास? सवाल उठाया, देखिए इनकी जो भी मानसिकता हो, लगातार ये लोग जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, तो जब से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, देश की रक्षा की बात करती है, सेना की बात करती है, तो ये लोग सवाल उठाते हैं। रक्षा में सरेंडर कराए थे भाई साहब। एक मिनट सुनिए, जब कराची में मैंने झंडा नहीं खड़ा हुआ और सुन सरेंडर लीजिए। कराए, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, सुनिए तो प्लीज नहीं, बीच में फिर हम बोलने लगेंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा ना। नहीं, आपसे ज्यादा बोलने आता है हमको, आपसे ज्यादा, लेकिन मैंने बोला नहीं। आप रिक्वेस्ट है, आप सुनिए। आप नीरज जी अपनी बात रखें। देखिए, चर्चा आगे बढ़ने के बाद रोकना मुश्किल होता है। नीरज जी, आप अपना तर्क रखिए, आप तर्क रखिए, उलझिए मत। आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप बिहार और बंगाल दो ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग पलायन किए हैं, सबसे ज्यादा लोग पलायन किए हैं पिछले 15-20 साल में। ये रिकॉर्ड है। अब आप या तो डिबेट कर लीजिए या एंकर साहब को बोलने दिए, हर बात पे बोलिएगा तो अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं आप बीच में, बीच में इस तरह से इनकी तर्क मत कीजिए आप। नहीं, आप सुनिए तो, बहुत बड़ा शहर है भारत का, जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं और वहां बात पूरा नहीं होने दीजिएगा आप। अरे नीरज जी, यही, और सुनिए, एक सेकंड। नीरज जी, अभी क्या है कि ऐसा नहीं है, अब आपको लगातार लड़ना पड़ेगा उस जगह पे। अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि रत्ना जी थोड़ी देर शांत रहें। ऐसा नहीं कि हमने बंगाल जीता है तो हम, बंगाल जीता है तो हमने बहुत बड़ा कोई आपके साथ जाति कर दिया है। हमने 60 साल वहां मेहनत किया है, हमारे कार्यकर्ता मरे हैं, बम से उड़ाए गए हैं, हत्या हुई है हमारी कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता का अपहरण हुआ है। सुनिए तो, तब आज संघर्ष करके हम वहां सत्ता में आए हैं। एक दिन में सत्ता में नहीं आए हैं और परिवारवाद के कारण सत्ता में नहीं आए हैं। दूसरी चीज आप समझिए, वोट जो कटा है बिल्कुल जेन्युइन कटा है, वोट जो कटा है बिल्कुल जेन्युइन कटा है। आप चाहिएगा कि मैं दिल्ली में भी वोट ले लूं, सभा में भी वोट ले लूं, ठीक है नीरज जी, रत्ना जी, चलेगा। अब मैं इस चर्चा, ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। चाहिएगा कि बांग्लादेश के लोगों को वोटर बना ले। अशोक पांडे जी, ठीक है, अशोक पांडे जी, ये नहीं होगा, आवाज होगी। रत्ना जी, नीरज जी, रुक जाइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक पांडे जी की जिस तरीके की स्थिति बनी है, ये एक मतलब अपनी तरह का संकट तो है ही, संवैधानिक ना सही लेकिन राजनीतिक संकट है, क्योंकि अब हार इतनी ज्यादा अगर हो रही है तो फिर बौखलाहट स्वाभाविक है। उन जगहों पर भी निशाना सधेगा और शायद उन संस्थाओं को भी अपने लिए कवच तैयार करना पड़ेगा जहां से ये नतीजे या ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। सुधांशु जी, उससे मैं बात उनसे कुछ कहना चाहूंगा। वो ये कि आप जी, हम सांप को नहीं, हम लकीर को पीट रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम सांप को नहीं मार रहे हैं, लकीर को पीट रहे हैं। वो ये है कि बंगाल के चुनाव को लेकर तमाम जो चर्चा अब तक हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुधांशु जी ने मुझे कई बातें अभी बताई, जैसे चुनाव आयोग की गलतियां उन्होंने देखने नहीं दिया, तमाम चीजें बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो वोट हुई है, ये जो मास, ये जो पोलिंग हुई है, इसके पीछे उन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया कि जनता की नफरत का कहीं प्रतिफल तो नहीं हुआ है। ये समझे, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ही हिंदुओं के एक वर्ग को उकसाते हुए कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते हो तो एक ऐसा वर्ग है जो कुछ ही पलों में आपको साफ कर देगा। ये जो बात है, ये कहां तक लोगों को हिट कर सकती है, ये वो अभी समझ नहीं रहे इस बात को। अपनी कम से कम ठीक है, हम सुधांशु जी को ले लेते हैं। सुधांशु जी, इसका जवाब। हाँ जी, दूसरी बात पे आता हूं। अभिषेक बनर्जी ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अमुक मंत्री, तमुक मंत्री, अमुक केंद्र सरकार, भारत सरकार, इनको 4 तारीख के बाद हम लोग समझा देंगे। ये राजनीतिक भाषा नहीं हो सकती है। और इसका भी, क्योंकि देखिए, शासक जब तक विनम्रता से काम करता है उसकी विनम्रता समझी जाती है, लेकिन अगर उसमें उद्दंडता आ जाए, उसकी भाषा अगर उद्दंड हो जाए
तो जनता उसको नहीं लेती है। लेकिन इस चीज को ईमानदारी से, ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं सुधांशु जी का जवाब लेता चलता हूं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी सुधांशु जी। नहीं, जवाब आने दीजिए, मेरा समय खत्म हो जाएगा। समझिए अशोक जी बात समझिए। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए जो अभी अशोक जी ने सवाल उठाए। इसका जवाब मेरे तरफ से ये है कि हमारे पूरे 220 विधायक में से कोई भी एक ऐसा विधायक या सांसद नहीं है जो मैट्रिक पास हो। ठीक है, हम ये बात क्यों बोल रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता है। हम लोग एफिडेविट नहीं दिखाते, हम लोग सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाषा का उपयोग की बात अगर ना करे तो अच्छी होगी, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल जो है माननीय गृह मंत्री ने किया था कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, और ये उल्टा करके सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने एवं हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम था। इसका वो जवाब दिया हमारे अभिषेक बनर्जी ने। आप पूरे वीडियो को और पूरा टाइम और समय को मिला लीजिए कि अभिषेक बनर्जी ने ये बात कब कही। इसका जवाब नीरज जी दे देंगे। नीरज जी जल्दी से एक टिप्पणी, आ रहा हूं। सुधांशु जी एक छोटी सी टिप्पणी। अरे अनम्यूट कीजिए पहले। अरे नीरज जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं पहुंची आवाज। अशोक जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उनसे एक और बात कहनी थी। शुभेंदु शारदा के साथ थे, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन उसी शारदा ग्रुप में एक थे, वो शारदा के जो मेन जो करता धरता हुआ करते थे, कुणाल घोष, वो इनके पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने बाकायदा उनको अभी बनाया, उम्मीदवार बनाया है, वो जीत भी गए हैं। तो कम से कम ये शारदा नारदा को इशू बना के किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है सुधांशु जी एक छोटी सी टिप्पणी ताकि अगले बार मैं अजय जी के पास जाऊं। ठीक है नीरज जी आपका हो गया। नीरज जी आराम से जी। जवाब है हमारे पास। जब शारदा कांड पे नाम आया शुभेंदु का एवं नाम आया कुणाल घोष का, और भी कई लोगों का नाम आया था, लेकिन उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, ठीक है। हाँ आप बात रखें। आवाज आ रही है आपकी जी। मैं बोल रहा हूं कि उन्हें वो कोर्ट गए, कोर्ट जाके उन्हें सजा हुई और वो सजा काटने के लिए भी जेल गए, लेकिन उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा उनको छोड़ा गया। शुभेंदु अधिकारी कब कोर्ट में खड़े और कब जेल गए, जरा बताएंगे? इसका जवाब है आपके पास। शुभेंदु अधिकारी को डायरेक्ट आपने उस चीज से हटा दिया, चूंकि वो आपकी पार्टी के माए बाप बनने को तैयार हो गए, इसीलिए। भाई सुधांशु जी, मैं शुभेंदु की वकालत नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, इसका जवाब हम नीरज जी से लेंगे। नीरज जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रत्ना जी कुछ कह रही हैं। आ रहा हूं। रत्ना जी आप अपनी बात रख दें। जी अशोक भाई साहब, आप लगातार भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मुजरा बेटी उठा ले जाएंगे, कनपट्टी पे कट्टा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये भाषा है एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री की पत्नी को संबोधित करने की, कांग्रेस की विधवा। ठीक है नीरज जी, तो भाषा की मर्यादा बीजेपी को मेरे ख्याल आप ज्यादा समझाया कीजिए। नीरज जी आखिर के 20 सेकंड अगर आप जवाब देना चाहें। आप माइक अनम्यूट करिए पहले अपना। अरे माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आएगी वरना। नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है कोई बात नहीं। अजय जी मेरा आखिरी सवाल आपसे इस चर्चा में कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर पर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने लेफ्ट का शासन उखाड़ने में एक समय पर ममता बनर्जी की पार्टी का उस समय नेतृत्व किया था, जब वो दिल्ली और नंदीग्राम एक किए हुए थी। ग्राउंड पर वो शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने वफादारी के जरिए किसी समय तृणमूल को जिताया था, और आज तृणमूल अगर उन्हें अपना गद्दार कह रही है तो एक व्यक्ति भारतीय राजनीति में ऐसा भी है जिसकी वफादारी भी देखी और गद्दारी भी देखी उसी पार्टी ने, जिसको वो कभी सत्ता में लेकर के आया और कभी सत्ता से उखाड़ फेंका। कैसे इसको आप इलेबरेट करेंगे? जी, ममता बनर्जी का राइट हैंड हुआ करते थे शुभेंदु जी,
और शुभेंदु जी को क्यों बीजेपी में क्यों गए? क्योंकि उनका कद कम कर दिया गया, उनके जगह अभिषेक बनर्जी को आगे किया गया। जब राजा अपने युवराज को आगे बढ़ाएगा, जो वजीर है, जो मंत्री है, वो तो कोई दूसरे राज्य के साथ जा ही सकता है। और यही हुआ है। अगर सही सामान सही जगह उनको मिला होता शुभेंदु अधिकारी का, तो बीजेपी में नहीं जाते। चलिए ठीक है, सही जगह की तलाश हर व्यक्ति को है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज जी, सुधांशु जी, अशोक जी, अजय जी, रत्ना जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो जनता को करना था वो जनता ने कर दिया है। उसने अपना फैसला सुना दिया है, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में एक सरकार स्वरूप ले लेगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल नई राह पर निकल चलेगा। एक बड़ी बात है जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का साथ अगले 5 साल के लिए बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने अपने यहां के एक आईपीएस अजय पाल शर्मा को भेजा था, वो 5 साल पश्चिम बंगाल में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। अब उन्होंने क्या किया ये आप YouTube पे खोजिए, और उसके अलावा अगर कुछ कम ज्यादा लगे तो अगले 5 साल इंतजार कीजिए। बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें एक्शन है, थ्रिलर है। पश्चिम बंगाल एक नई राह पर। नमस्कार।